नमस्कार दोस्तों, गरिमा येस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास को, और प्राचीन इतिहास के अध्ययन के क्रम में हम लोगों ने अध्याय 14 के भाग 5 तक के वीडियो को देख चुके हैं। आज अध्याय 14 के ही भाग 6 वाले वीडियो को देखेंगे, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे फाहियान या फाहियान के बारे में। फाहियान फ्रेंड्स एक चीनी यात्री थे जो आए हुए थे भारत की यात्रा पर। यह बौद्ध धर्मावलंबी थे, यानी बौद्ध भिक्षु थे, और इनको काफ़ी रुचि थी बौद्ध धर्म में। इसी की जानकारी के लिए और बौद्ध तीर्थों के दर्शन के लिए ये भारत में आए हुए थे। उस समय भारत के जो शासक थे फ्रेंड्स, उनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इन सारी चीज़ों पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स अच्छे तरीके से। एक बात और बता दो फ्रेंड्स कि अगर आप प्राचीन इतिहास को बिल्कुल प्रारंभ से देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। मैंने प्राचीन इतिहास एंसेंट हिस्ट्री वाले नाम से प्लेलिस्ट को बनाया हुआ है, आप लोग उसको देखिए। मैंने बिल्कुल शुरू से प्राचीन इतिहास को पढ़ाया हुआ है। अगर आपको रुचि नहीं आती है प्राचीन इतिहास में तो आपको रुचि जग जाएगा। एक बात और मैं बता दूं फ्रेंड्स कि मैं ऑप्शनल ज्योग्राफी को भी पढ़ा रहा हूँ। ऑप्शनल ज्योग्राफी यूपीएससी के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दिया है, वह भी अपना ही चैनल है। उस चैनल का नाम है यूपीएससी एल्गोरिदम। यूपीएससी एल्गोरिदम, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और उसी चैनल पर मैं वीडियो डालूंगा ऑप्शनल ज्योग्राफी का। एक वीडियो वहाँ पर ज्योग्राफी का आएगा और इस पर हिस्ट्री का आएगा। गरिमा इस पर हिस्ट्री का आएगा, और उस पर यूपीएससी एल्गोरिदम वाले चैनल पर आपको भूगोल का यानी ज्योग्राफी का आएगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। आइए अब हम लोग बात करते हैं फाहियान तथा उसका विवरण। इस बारे में हम लोग देखें उससे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि इस मैप में भी हम लोग बहुत सारे अच्छी चीज़ों को मैं समझाऊंगा, आप लोगों को समझ में भी आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा शुरू से लेकर के अंत तक। आइए अब हम लोग बात करते हैं। पूरा नाम इनका जो था फ्रेंड्स, नाम था फाहियान, या कहीं कहीं पर फाहियान भी मिलेगा। इनका जन्म स्थान जो था वह वू यांग, यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ये भारत भ्रमण का जो समय था इनका वह 399 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक। यात्रा के समय भारत के शासक जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इनके जितने भी यात्रा वृतांत हैं किनके, तो फाहियान के। भारत में आए हुए थे तो भारत के बारे में तो ये बहुत सारे ग्रंथों को लिखे होंगे, अध्ययन किए होंगे। तो यात्रा वृतांत, यात्रा विवरण लिखे हैं, बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हैं, इन्होंने किताब भी लिखा है। लेकिन इनके द्वारा लिखे गए वृतांतों में कहीं पर भी भारत के जो शासक थे उनके नाम उद्धृत नहीं है। भारत के कोई भी शासकों का नाम नहीं है। आप सभी को पता होगा कि उस समय भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन चल रहा था, गुप्त वंश चल रहा था। गुप्त वंशावली का जो राजा था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसी का शासन चल रहा था। लेकिन इसके बारे में भी कहीं पर भी वो उद्धृत या मेंशन नहीं करते हैं। आगे देख लीजिए, भारत यात्रा का उद्देश्य क्या था, तो बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन व बौद्ध तीर्थों का दर्शन। आप सभी को जानकर के हैरानी होगी कि बहुत कम ही समय में, यानी बहुत कम ही उम्र में ये भिक्षु बन गए थे। बचपन से ही ये सुनते आ रहे थे बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में, उनके उपदेशों के बारे में, और वे इन सारे चीज़ों से काफ़ी प्रभावित हुए और अंततः इन्होंने निर्णय लिया कि वे भिक्षु बनेंगे। और उन्होंने त्रिपिटक एक ग्रंथ है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। त्रिपिटक में एक विनय पिटक भी आता है। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक एक बौद्ध ग्रंथ है। ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, मैंने शुरू में पढ़ाया है। प्राचीन इतिहास वाले वीडियो को आप लोग जब चेक कीजिएगा तो आपको मिलेगा। तो ये त्रिपिटक के कुछ अंश नहीं मिल रहे थे चीन में, तो वे भारत में आए उन त्रिपिटक के जो ग्रंथ थे उसके अध्ययन करने के लिए, जानने के लिए। और साथ ही साथ जो बुद्ध के जो भी जगह थे जहाँ जहाँ पर वे उपदेश दिए, जिन जिन जगहों पर घूमे थे, उन सारे चीज़ों को वो दर्शन करने के लिए आए थे। तो आगे हम लोग बात करेंगे इस पर भी अच्छे तरीके से। यात्रा का उद्देश्य तो मैंने बता दिया। अब यात्रा का मार्ग देख लीजिए, तो चीन से चले थे मध्य एशिया, पंजाब, मध्य देश, ताम्रलिप्ति आज बंगाल की खाड़ी वाले इलाका में पश्चिम बंगाल में पड़ता है। उसके बाद लंका, जावा और पुनः जल मार्ग के द्वारा वो वापस चले जाते हैं। आइए इसमें आप लोगों को समझाते हैं इस मैप में, तो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। यात्रा का मार्ग है, ध्यान रखिए, यह एशिया का मैप है फ्रेंड्स। चीन में एक शहर है चंगन,
वहीं से शुरुआत करते हैं अपनी यात्रा का मार्ग। उसके बाद सानसान, करसहर, खोतान, कासगढ़, गंधार, तक्षशिला, पेशावर, मथुरा, पाटलिपुत्रा, ताम्रलिप्ति और इस तरीके से श्रीलंका और इस तरीके से वो जावा जाते हैं। और उसी तरीके से दक्षिण पूर्व एशिया के बहुत सारे द्वीपों से होते हुए, पूर्वी द्वीपों से होते हुए वे पुनः वापस चले जाते हैं चीन में। आते हैं स्थल मार्ग से, लेकिन जाते हैं किस मार्ग से? तो जल मार्ग से, नाव के द्वारा जाते हैं। ताम्रलिप्ति जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने बताया था आपको, यह कहाँ पर पड़ता है? तो यह पड़ता है बंगाल की खाड़ी वाले इलाका में, ध्यान में रखिएगा। एक प्राचीन शहर है। अब कुछ चीज़ों को मैं बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, इसको स्टोरी की तरह समझिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। जब वो इधर से जा रहे होते हैं तो जगह जगह पर बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को देखते हैं, बहुत सारे स्मारक बने हुए होते हैं, बहुत सारे बौद्ध विहार बने हुए होते हैं। कहीं पर हीनयान शाखा के बौद्ध भिक्षुओं को देखते हैं, कहीं पर महायान शाखा के बौद्ध भिक्षुओं को देखते हैं, और काफ़ी हजारों की संख्या में, कहीं पर 4000 की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं को देखते हैं, कहीं पर 10,000 की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं को देखते हैं, और अपने वर्णन में आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से वे पेशावर जब पहुंचते हैं तो पेशावर में एक टावर था फ्रेंड्स, मैंने जब कनिष्क के बारे में बता रहा था, चैत्य विहार टावर बनाया था, चैत्य विहार। वो चैत्य विहार का भी वर्णन करते हैं। उन्होंने चैत्य विहार से पहले ऐसा कुछ भी बड़ा चीज़ नहीं देखा था। उन्होंने वर्णन किया है फयान ने कि चैत्य विहार जो देखा था, जो पेशावर में था, उससे पहले उतना बड़ा चीज़ वो उन्होंने नहीं देखा था। तो चैत्य विहार किनके द्वारा बनाया गया था? तो कनिष्क के द्वारा। कनिष्क के बारे में मैंने जब पढ़ा रहा था कुषाण वंश, तो उसमें मैंने बताया हुआ था फ्रेंड्स, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं सिंधु नदी पार करते हैं, उसके बाद आते हैं किधर की तरफ? तो पंजाब की तरफ, ध्यान रखिएगा। पंजाब के बाद आते हैं कहाँ पर? तो पंजाब के बाद शुरू हो जाता है मध्य आपको मध्य देश, ध्यान रखिएगा, मिडिल कंट्री बोल सकते हैं, उसमें मिडिल कंट्री तो नहीं, मध्य देश याद रखिएगा। मध्य देश में ही किनका रूल चल रहा था? तो गुप्त वंश का जो शासक था, प्रतापी और महान शासक हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसका शासन चल रहा था। लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं लिखते हैं। वो धीरे धीरे आगे की तरफ मथुरा भी आते हैं, मथुरा से आगे बढ़ते हैं तो नेपाल जाते हैं। नेपाल में आपको जाते हैं कहाँ पर? जहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ पर जन्म हुआ था आप सभी को तो पता होगा आपको, कपिल वस्तु में। लेकिन कपिल वस्तु उजड़ा हुआ मिला था उन्हें। कपिल वस्तु जब गए थे तो वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर बिल्कुल बसाव नहीं है, उजड़ा हुआ बिल्कुल मिला, वहाँ पर कोई लोग देखने को नहीं मिलता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, वैशाली भी आते हैं। वैशाली आपको पटना के ऊपर पड़ता है, ध्यान रखिएगा, गंगा के ऊपर ऊपरी इलाके में वैशाली पड़ता है। और उसके अलावा वो बनारस की भी यात्रा करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और भी चीज़ों के बारे में ये वर्णन करते हैं, उसमें बताते हैं फ्रेंड्स किसके बारे में? तो मध्य देश के बारे में वो बताते हैं कि मध्य देश काफ़ी समृद्ध राज्य था। यहाँ पर शासन व्यवस्था इतना सुचारू रूप से चल रहा था, मतलब हर तरफ खुशहाली था। यहाँ पर समझ लीजिए किसी प्रकार का चोरी नहीं हुआ करता था, किसी प्रकार का किसी भी घर का दरवाजे का या मकान का रजिस्ट्री नहीं हुआ करता था। और यहाँ पर जो भी दंड दिए जाते थे वो भी ज़्यादा क्रूर नहीं थे। दंड के रूप में आर्थिक रूप से जुर्माना लगाया जाता था। अगर कोई भी अपराध कोई करता है तो आर्थिक जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाता था। ऐसा नहीं कि राजा जो है निरंकुश है और उसके दंड के बदले लोगों को डरा डरा करके वो शासन कर रहा है, ऐसा नहीं था। तो मतलब काफ़ी चीज़ें अच्छी बताए हैं। इसके अलावा लोग जो है मांस मदिरा का पान नहीं करते थे, मांस नहीं खाते थे, लहसुन प्याज तक नहीं खाते थे, यह भी लिखा है अपने वर्णन में। अपना लेन देन जो है बाजार में लेन देन के लिए कौड़ियों का प्रयोग करते थे। कौड़ी होता है अपने ध्यान रखिएगा, कौड़ियों का प्रयोग करते थे लेन देन के लिए। इसके अलावा जो चंडाल लोग होते थे फ्रेंड्स, वो मछली बेचते थे तथा शिकार करते थे। लेकिन समाज से इन्हें बाहर निष्कासित किया गया था, राज्य से इन्हें बाहर रखा जाता था, इनको इज्जत नहीं मिलती थी इन लोगों को। लेकिन पूरा का पूरा शाकाहारी वाला इलाका था, ध्यान रखिएगा। लेकिन लोग कुछ ना कुछ खाते थे, उनको चंडाल नहीं बुलाया जाएगा। बाद में इन्होंने पाटलिपुत्र में अशोक के एक भव्य इमारत भी देखे थे, भवन देखे थे, जिसको अनुमान और बताए थे कि ऐसा इमारत मैंने आज तक नहीं देखा है। और बताए थे कि ये दैत्यों द्वारा निर्मित किया गया है। उसमें जो भी पत्थर इस्तेमाल किए गए थे उनके भवन में, अशोक के इमारत में, पटना में जो पाटलिपुत्र पड़ता था, तो वहाँ पर जो भी इमारत वो लिखते हैं कि ऐसा इंसान कहीं से ला करके कैसे लगा सकता है, मतलब ये आश्चर्य प्रकट करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं और धीरे धीरे
पाटलिपुत्र में 3 वर्ष रहते हैं, ताम्रलिप्ति में 2 वर्ष रहते हैं, और बहुत सारे पाटलिपुत्र के बाद बोध गया की यात्रा करते हैं, वैशाली की ही, इसके अलावा राजगीर की यात्रा करते हैं। तो ये जितने भी बुद्ध के स्मृति चिन्ह जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ वहाँ ये गए हुए थे। और अंततः ये यहाँ से श्रीलंका जाते हैं, उसके बाद जावा द्वीप पर जाते हैं, और उसके बाद इस तरीके से ये वापस चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इनका जानकारी इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।